यूरोप का भौगोलिक परिचय के बाद आज हम यूरोप का प्राकृतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी महाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप को समझने के लिए वहाँ की हमें धरातल की, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ की खनिज संपदा, वहाँ की अपवाह तंत्र आदि को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी में से यूरोप का प्राकृतिक स्वरूप को समझने में संरचना, यहाँ की संरचना अत्यधिक जटिल है। जो यहाँ के भू आकारिक स्वरूप, यहाँ का खनिज संसाधन, यहाँ का अपवाह तंत्र को प्रत्यक्ष तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों तथा मानवीय स्वरूप को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। संरचना का संबंध यहाँ की भूगर्भिक बनावट से है, यहाँ की चट्टानों से है, यहाँ के भूगर्भिक युगों से हुए परिवर्तन के आधार पर यूरोप का वर्तमान संरचनात्मक स्वरूप अस्तित्व में आया है। कई विद्वानों का मत है कि अरब वर्ष पूर्व उत्तरी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी यूरोप की जगह एक विशाल स्थलखंड था। इस स्थलखंड के दक्षिणी किनारे पर कैलिडोनियन नामक पर्वत श्रेणी थी, जिसके कुछ अंश अभी भी स्कॉटलैंड और स्कैंडियन में मिलते हैं। विभिन्न अपरदन क्रियाओं और भू क्षरण और नदियों के तलछट महासागर में बिछाने की प्रक्रिया से यहाँ का सागर तल दलदली भूमि में बदल गया और यहाँ सागर स्थित जहाँ वर्तमान में यूरोप है, विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से यहाँ विशाल वलनों का निर्माण हुआ और हर्सियन पर्वत श्रेणियों के निर्माण के कारण आज मध्य यूरोप की पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। कैलोडियन और हर्सिनियन भूभाग से तलछट लाकर समुद्र तल में जमा होने की प्रक्रिया करोड़ों वर्ष तक चलती रही और टर्सरी युग में आल्प्स तथा यूरोप के अन्य नवीन पर्वत का निर्माण हुआ है। एक काल ऐसा भी आया कि जब यूरोप महाद्वीप हिमखंडित हो गया और हिमयुग की समाप्ति के बाद वर्तमान यूरोप का प्राकृतिक स्वरूप उभर कर सामने आया। इस आधार पर यूरोप को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत, दूसरा है रूसी प्लेटफॉर्म, तीसरा है मध्य की निम्न भूमि, चौथा है मध्य का प्राचीन पठार, पांचवा है नवीन अल्पाइन श्रेणियाँ। अब हम सबको संक्षिप्त में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत। मानचित्र में हम इसको देख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वह पूरा का पूरा उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वतों में आता है। इसका विस्तार अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्व में है। फ्रांस के पश्चिम में स्थित ब्रिटेन से लेकर कार्नवाल, वेल्स और कम्बरलैंड व आयरलैंड इसमें आते हैं। स्कैंडिनेवियन, फिनलैंड तथा आइसलैंड भी इसी में सम्मिलित हैं। यहाँ का प्रमुख आग्नेय तथा कायंत्री चट्टानें हैं जो कठोर हैं। इन पर्वतों का निर्माण सेल्यूरियन युग में कैलोडियन हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ है। यहाँ का धरातल हिमानी के प्रभाव से अपरदित हो गया है। दूसरा है रूसी प्लेटफॉर्म। यूरोप महाद्वीप की संरचना का पैलियोजिक से टर्सरी युग तक के पदार्थों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो कि सामान्यतः भूगर्भिक हलचलों से अप्रभावित रहा है। चतुर्थ हिमयुग में इस प्लेटफॉर्म पर हिमाच्छादन रहा, जिसके प्रमाण यहाँ स्थित मोरेन पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं जो हिमानी का प्रतिफल हैं। इस प्लेटफॉर्म के पश्चिम में वलित उराल पर्वत है, जिसका निर्माण पैलियोजोइक युग में हुआ है। तीसरा है मध्य की निम्न भूमि। यह समतल मैदानी भाग जो पेरिनीस के उत्तर में तथा फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिणी पूर्व इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड होता हुआ रूसी प्लेटफॉर्म तक विस्तृत है। क्वाटरनरी युगीन हिमनद ने यहाँ पर हिमोट फैला दिए जो बाद में विस्तृत हो गए। जमाव के आधार पर इस मैदान को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है गैरोन बेसिन जो पिरनी के निकट है। दूसरा है लोयस क्षेत्र जो यूरोप के दक्षिण पूर्व में विस्तृत घरे कत्थई रंग की मृदा से बना उपजाऊ भाग है। मोरेन भूमि जो बाल्टिक तट और डेविस द्वीप पर है। और अंतिम मोरेन भूमि जो जटलैंड प्रायद्वीप के पूर्वी तट से प्रारंभ होकर पूर्व में जर्मनी और बाल्टिक राज्यों को पार कर रूस तक है। और पांचवा है सैक्सोनी और साइलेशिया के क्षेत्र जो हिमनद से निकले जल से एकत्र
वर्धा का विस्तार है। चौथा है मध्य के प्राचीन पठार। इस क्षेत्र के अंतर्गत स्पेन का प्रायद्वीपीय भाग, फ्रांस की उच्च भूमि, जर्मनी का पठार तथा बोहेमिया का पठार आता है। इसकी चट्टानें प्राचीन हैं और अनाच्छादन की क्रिया से प्रभावित होती है। काले सागर के पश्चिम में रोमानिया का निचला पथरीला क्षेत्र भी इसमें ही आता है। डूबरेजा का पठार भी कहते हैं। अब है पांचवा, नवीन अल्पाइन श्रेणी। इस पर्वत श्रेणियों में पिरेनीज, आल्प्स, कार्पेथियन, कॉकेशस आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ये वलित पर्वत श्रेणियाँ हैं। भूगर्भ विज्ञानियों का मत है कि मेसोजोइक युग में एक बड़ा सागर जिब्राल्टर से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया तक विस्तृत था, जो 33 सागर के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का भूद्रोणी पर दबाव पड़ने से विस्तृत पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। यूरोप की अल्पाइन श्रेणियाँ भी इसी का परिणाम है। इनमें आल्प्स पर्वत श्रेणी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आल्प्स की श्रेणियों में फ्रेंच आल्प्स, जूरा पर्वत, उच्च कैलकेरियस आल्प्स और पिनाइन आल्प्स तथा पूर्वी आल्प्स सम्मिलित हैं। अब है उच्छावस, यूरोप का उच्छावस या धरातल। यूरोप के धरातल में एक और प्राचीन एवं नवीन पर्वत श्रेणियां हैं, जो दूसरी ओर मध्यवर्ती मैदान तथा इन्हीं में कहीं कहीं छोटे पठार, किंतु प्रमुख भू आकृति पर्वत एवं मैदानी प्रदेश हैं। धरातली दृष्टि से यूरोप को 3 बड़े भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि हम मानचित्र में देख रहे हैं। पहला है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है यूरोप का मध्यवर्ती मैदान, तीसरा है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। अब हम तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश यूरोप के उत्तर पश्चिम में विस्तृत पर्वत श्रेणियों की 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्कैंडिनेवियन पर्वत तथा दूसरा है ब्रिटेन व अन्य द्वीपों के पर्वत। पहला है स्कैंडिनेवियन पर्वत। यह ऊंची पर्वत भूमि का विस्तार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विस्तार पश्चिमी तट से स्वीडन तक तथा दक्षिण से उत्तर तक है। इसकी मध्य और दक्षिण में ऊंचाई अधिक है। यह पठार के रूप में फैला हुआ है। दक्षिण में रेटिड तथा गॉल्फ ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। मध्य में कोयलिन पर्वत श्रेणी दूर तक फैली हुई है। उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते ये उच्च भूमि नीचे और तंग होती गई है। प्राचीन समय में इस पर्वत पर हिम ग्लेशियर का प्रभावित हुए थे। इस पर फ्योर्ड का निर्माण भी हुआ है। अब है दूसरा ब्रिटेन तथा अन्य द्वीपों के पर्वत। स्कैंडिनेवियन के समान ही प्राचीन रेवेदार सेलें आयरलैंड, स्कॉटलैंड और कार्नवाल और फ्रांस तक में पाई जाती हैं। पिनाइन और स्कॉटलैंड के पर्वत भौतिक दृष्टिकोण से एक सी प्राचीन शैलों से बने हुए हैं। दोनों पर्वत क्रमों की ऊंचाई बर्फ व जल के प्रभाव से घट गई है। स्कॉटलैंड की ऊंचाई बहुत कम है। इसके अलावा वेल्स पर्वत, जो स्कॉटिश पर्वत का ही अंग कहा जा सकता है, वह बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ के पर्वत के उत्तर पत्थर आर्थिक महत्व हैं। आयरलैंड के दक्षिण और मध्य में स्कॉटिश उच्च भूमि क्रम का प्रसार मिलता है। अब है दूसरा धरातली स्वरूप मध्यवर्ती मैदान, सेंट्रल प्लेन। इसका विस्तार रूस, बाल्टिक देश, उत्तरी जर्मनी, दक्षिणी स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड पर है। इस मैदानी भाग को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राइपेट मार्ग के पूर्वी भाग रूसी प्लेटफॉर्म कहलाता है। यह चपटा और समतल है। इसका धरातल कठोर जैसा है और इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस पर बहती हुई यूराल और वोल्गो नदियाँ कैस्पियन सागर में और निपर और निस्टर तथा डॉन नदियाँ काला सागर में जाकर गिरती हैं। मध्यवर्ती मैदान का पश्चिमी भाग हिमानी द्वारा सिंचित रिफ्ट मिट्टी द्वारा जमाई गई कॉप से बना हुआ है। ये बिल्कुल समतल नहीं है। इस पर कई कई नदियाँ और घाटियाँ, हिमानियाँ, मोरैन के टीले मिलते हैं। इसी तरह इसका पश्चिमी ढाल भाग उत्तर पश्चिम की ओर है। राइन, रॉन तथा एल्ब नदियाँ उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई उत्तर सागर में गिरती हैं।
पूर्वी भाग में इसका ढाल उत्तर की ओर है और इस पर बहने वाली विशुला, ओडर इत्यादि नदियाँ उत्तर की ओर बहती हुई बाल्टी सागर में गिरती है। दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड का मैदान भी इसी प्रदेश में आता है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। अब है धरातलीय स्वरूप में दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। यूरोप के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक नवीन अल्पाइन पर्वतमाला का विस्तार है। मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियाँ इस क्रम में आती हैं। पहला है पिरेनीज, दूसरा है आल्पस, तीसरा है कार्पेथियन। अब पहला है पेरेनीज पर्वत। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है। इस पर्वत ने फ्रांस और स्पेन को अलग किया है। इस पर्वत क्रम की ऊंचाई काफ़ी है। इस पार करने योग्य घाटी का अभाव है। पेरेनीज पर्वत लगभग 40 से 150 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। इसमें कई दर्रे हैं, जिसमें है कोल डी ला परचे, इसके अलावा काल डी सोमपाट और तीसरा है ला पेरथर दर्रा। पेरेनीज पर्वत के दोनों ओर फ्रांस और स्पेन को रेल मार्ग जाते हैं। पेरेनीज के मध्य में स्थित मोंटे पेरुडू की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। इसके पश्चिम में विनामाला शिखर है, पूर्व में अतानाउ के शिखर हैं। अब है दूसरा है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत को 4 भागों में बांटा हुआ है। फ्रेंच आल्पस, स्विस आल्पस या जूरा पर्वत, और तीसरा है प्री आल्पस या उच्च कैलकेरियस आल्पस, और चौथा है हेबेरियन आल्पस या दक्षिण पिनाइन आल्पस। आल्पस पर्वत यूरोप को सर्वोच्च पर्वत है। इसकी स्थिति भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के ठीक मध्य में है। यह इनके समांतर श्रेणियाँ यह मोड़दार पर्वतों में गिने जाते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। अब है तीसरा है कार्पेथियन पर्वत। इस पर्वत की सामान्य ऊंचाई इसकी सल्पाइन के अनुसार प्राकृतिक दृश्य की अपेक्षाकृत कम है। पूर्व में पर्वतों की काफ़ी ऊंचाई है और यहाँ पर पर्वतों पर ग्लेशियर का प्रभाव खूब पड़ा है और भी पूर्व की ओर बढ़ने पर ऊंची काकेशस श्रेणियाँ का विस्तार है। काकेशस श्रेणियाँ सुंदर दृश्य वाली हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यूरोप का धरातल विविधता से युक्त है। यूरोप का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर माउंट अल्बरूस है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5633 मीटर है, जो कि का पर्वत में है, और माउंट ब्लॉक की ऊंचाई 4807 मीटर है, जो आल्पस में है। मध्य का मैदानी भाग उत्तम कृषि क्षेत्र है और स्पेन, फ्रांस, आइबेरिया और बोहेमिया जर्मनी के उच्च क्षेत्र पठार तुल्य है। संपूर्ण रूप से यूरोप का धरातल यहाँ की जलवायु, कृषि एवं आर्थिक एवं मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। धन्यवाद।